नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। उत्तर भारत भीषण शीतलहर की चपेट में है। कानपुर में थोड़ा सा एक चिंता वाले आंकड़े सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में बताया ये जा रहा है कि 25 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। अब दिल्ली सहित उत्तर भारत के दूसरे शहरों से भी ठंड के चलते हार्ट अटैक, ब्रेन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के अटैक्स की खबरें आ रही हैं। दरअसल ठंड का हार्ट अटैक से गहरा कनेक्शन है। एक रिसर्च के मुताबिक जिन्हें दिल की बीमारी होती है उनमें ठंड के मौसम में हार्ट अटैक्स का खतरा जो है वो 31% तक बढ़ जाता है। आज हम थोड़ा ये चिंता में डालने वाले आंकड़े हैं, लेकिन इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ठंड के दिनों में हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ जाता है? जिन्हें हार्ट की ऑलरेडी समस्या है, सर्दी के दिनों में उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? ऐसे लोगों को ठंड में क्या एहतियात बरतने की आवश्यकता है? विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, डरा नहीं रहे हैं, लेकिन आपको जागरूक जरूर कर रहे हैं, इसीलिए ताकि आप इधर उधर की खबरें पढ़ के डरे ना बेवजह। तो क्या वस्तुस्थिति है ये भी आपको बताएंगे और क्या करना है ये भी आपको बताएंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने कोहराम मचा रखा है। दिल्ली में तो पारा 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है। कुछ ऐसा ही हाल उत्तर भारत के तमाम शहरों का है। कड़ाके की ठंड हार्ट के मरीजों के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। शीतलहर से हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कानपुर में पिछले 24 घंटे में 20 से अधिक लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 2 जनवरी से अब तक कानपुर में 50 से अधिक लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। दरअसल ठंड और हार्ट की बीमारी का गहरा कनेक्शन है। पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग पहले से हार्ट की समस्या से जूझ रहे हैं उनमें ठंड के दौरान हार्ट अटैक का खतरा 31% तक बढ़ जाता है। ठंड की चपेट में वे लोग ज्यादा आ रहे हैं जो उम्र दराज हैं और हार्ट के अलावा ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी से जूझ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ठंड के मौसम में नसें ज्यादा सिकुड़ती हैं और सख्त हो जाती हैं, जिसके चलते नसों को गर्म और एक्टिव करने के लिए ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और इससे ब्लड प्रेशर के बढ़ने की आशंका रहती है। खासकर सोते समय बॉडी की एक्टिविटी स्लो हो जाती है। ब्लड प्रेशर और शुगर का लेवल भी इस दौरान कम हो जाता है। ठंड के दिनों में दिल को इसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दिल को पंप करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में दिल का प्रेशर बढ़ जाता है। यही वजह है कि जिन्हें हार्ट की बीमारी है उनमें हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। इसी के चलते ओपीडी में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों की संख्या अधिक आ रही है। शीतलहर के दौरान हार्ट के मरीजों को सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। इसकी वजह घना कोहरा और एयर पोल्यूशन होता है। वहीं कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो शरीर से पसीना भी नहीं निकलता। इससे बॉडी में पानी की अधिकता हो जाती है। बॉडी में पानी का लेवल बढ़ने से ये फेफड़ों में जाकर जमा हो जाता है। इससे भी हार्ट की एक्टिविटी प्रभावित होती है। इसके अलावा हार्ट की मजबूती के लिए धूप का सेवन जरूरी है। इससे हार्ट को विटामिन डी की खुराक मिलती है। ये खुराक शरीर में ब्लड प्रेशर को संतुलित रखती है। ब्लड प्रेशर के काबू में रहने से हाइपरटेंशन की समस्या नहीं होती और हार्ट बीट ठीक से काम करता है। लेकिन शीतलहर के दौरान हमारा शरीर धूप के संपर्क में नहीं होता। ठंड के चलते बॉडी में बीपी की गतिविधियां नियमित नहीं रह पाती और इसका सीधा असर हार्ट पर पड़ता है। ठंड में दिल और दिमाग को दुरुस्त रखने के लिए जब भी घर से बाहर निकलें तो कान को बांध कर रखें, हाथों में दस्ताने पहने, पैर नंगे न रखें, मोजे पहनकर रखें। खाने में खासकर तला भुना खाना कम खाएं, साथ ही सेवन न करें। वहीं ज्यादा पानी न पिएं और प्यास लगने पर रुक रुक कर पानी पिएं ताकि ठंड के दौरान भी आप अपनी सेहत को दुरुस्त रख सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज हमारे साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय आप आज के मेहमानों के साथ हम करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमंत पी ठक्कर साहब, जो कि सीनियर फिजिशियन है ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में। डॉक्टर ठक्कर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर संतोष सिन्हा, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं और एलपीएस हॉस्पिटल में फिलहाल कार्यरत हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिन्हा हमारे शो पर। डॉक्टर ठक्कर, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। हालांकि पहले भी हमारी इस मामले में बातचीत हुई है, लेकिन आज भी कई लोगों के दिल में ये एक तरह की भ्रांति है, कंफ्यूजन हम कहेंगे, भ्रांति तो नहीं, कंफ्यूजन ये है कि क्या वाकई में जो खबरें आती हैं कि सर्दियों में हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं, सर्दियों में ब्रेन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, क्या वाकई में कोई हार्ट अटैक और विंटर का कोई स्टैब्लिश्ड कनेक्शन है सर? बिल्कुल। ठंड के मौसम में बदन की गर्मी कंजर्व करनी पड़ती है। तो वो बदन की गर्मी कंजर्व करने के लिए
बदन के ब्लड वेसल्स सब कंस्ट्रिक्ट यानी छोटे हो जाते हैं। जब कंस्ट्रिक्शन होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, खास करके रात को कि जब कोई एक्टिविटी नहीं होती है और मरीज़ सोया रहता है तो उसके कंस्ट्रिक्टेड यानी सिकड़े हुए ब्लड वेसल्स, उसके अंदर खून को घूमना ब्लड प्रेशर बढ़ाने की एक स्टिम्युलेशन होता है। और ब्लड प्रेशर जब हार्ट के मरीज़ में बढ़ता है और खून न पहुंचने के लिए खून जो स्लो हो जाता है, तो वो एक परफेक्ट सिचुएशन है कि जहां हार्ट में खून की रुकावट हो या ब्रेन में खून की रुकावट हो और हार्ट अटैक या स्ट्रोक पैदा हो सकता है। साथ साथ ये गर्मी के साथ बॉडी के फ्लूइड्स भी है कि जो फ्लूइड्स कंजर्व हो जाते हैं, लंग्स में भर जाते हैं, सांस लेने में मुश्किल हो जाता है। तो ये सब मिला के हार्ट के कार्डियो मेटाबॉलिक्स चेंज हो जाते हैं और ऐसे मरीज़ों को खास करके अर्ली मॉर्निंग नींद के 4-5 घंटे बाद यानी सुबह के 3 और 5 के बीच में ये हार्ट में चेस्ट पेन या स्ट्रोक ज़्यादा होता है। बिल्कुल सर। सिन्हा सर, अब ये जो हम कानपुर से खबर सुन रहे हैं कि 24 घंटे में अचानक मौतें बढ़ गई, स्वाभाविक रूप से जब इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं तो एक चिंता की लहर भी दौड़ पड़ती है। क्या कुछ खास परिस्थितियां रही होंगी या ये एक इलाके में इस तरह के कोमॉर्बिडिटी वाले मरीज एक साथ रहे उसकी परिणति है? मैं कहूंगा कि दोनों चीजें शामिल हैं। एक तो पूरा उत्तर भारत अभी ठंड की लपेट में है और चूंकि कानपुर और कानपुर के आसपास के इलाके जिसमें काफी गांव वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है, तो जितने मौतें हुई हैं उनमें ज्यादातर मरीज वो थे जिन्हें हार्ट की समस्या पहले से ही थी। इनमें कोमॉर्बिडिटी ज्यादा रहता है। ऐसे मरीज बुजुर्ग थे, कुछ बच्चे भी थे इनमें, और ज्यादातर मरीज इनमें से हृदय रोग से पहले से ही ग्रसित थे। या तो इन्होंने दवाइयों में लापरवाही की होगी या एहतियातन को परहेज नहीं किया होगा। वजह बताना बहुत मुश्किल है कि वजह एक्चुअली क्या रही होगी, लेकिन हाँ, सर्दी का हार्ट अटैक से बिल्कुल गहरा और सीधा साधा संबंध है। जब सर्दी बढ़ जाती है या गर्मी बहुत बढ़ सकती है, दोनों ही स्थितियों में सर्दी खांसी जब ज्यादा बढ़ता है तो नसें सिकुड़ जाती हैं और हार्ट को अत्यधिक काम करना पड़ता है। ऐसे में क्या होता है कि हार्ट पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और खून गाढ़ा होने लगता है। खून जब गाढ़ा होने लगेगा तो ये थक्के के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। और चूंकि डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया है कि जब हम सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि पसीना निकलना लगभग बंद हो जाता है, तो हमारे शरीर से जो पानी निकलना चाहिए वो पानी निकल नहीं पाता है। इससे हार्ट पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और ये हार्ट फेल्योर भी हो सकता है। इन तीनों वजह से मरीज की मौतें हो रही हैं। तो जो मरीज हार्ट के मरीज हैं उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो दवाइयां वो नियमित लेते रहें, थोड़ी बहुत भी शिकायत होने पर फौरन अस्पताल पहुंच जाएं और बेहतर हो कि दिक्कत होने के पहले अपने डॉक्टर से मिल लें, नजदीकी अस्पताल में दिखा लें, अपनी दवाइयां नियंत्रित करा लें। आपने सही कहा। डॉक्टर ठक्कर, यही सवाल कई लोगों ने भी हमसे पूछा है कि जब सर्दियां आती हैं तो क्या इसे एक प्रैक्टिस बना लिया जाए नियमित, खास तौर से वो लोग बात कर रहा हूं जिनको ऑलरेडी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सर्दियां आने से पहले एक बार नियमित चेकअप करा के दवाइयों में यदि परिवर्तन की गुंजाइश है डॉक्टर से पूछकर करवा लें या जैसी दवाइयां चल रही हैं वैसी ही लेते रहें? नहीं, ये प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम फेफड़े के मरीज के पेशेंट को ज़रूर कहते हैं कि ठंड की मौसम के आने के पहले हम वैक्सीन वगैरह देते हैं, इन्हेलर और पंप देते हैं, वैसे ये हार्ट के मरीज़ को खास करके ब्लड थिनर का इस्तेमाल बराबर होता है या नहीं, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल सही है या नहीं, उनकी एक्टिविटी ठंड में कम हो जाती है, यानी जो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हार्ट की सेहत सुधरती है, हार्ट में और बॉडी में गर्म पैदा होता है, ये सब कम हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट भी वॉक के लिए शाम को जाता नहीं है तो उसकी शुगर भी बढ़ती है। तो विंटर प्लानिंग जो हम कहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप स्वेटर और मफलर अलमारी से निकाल के रख लो, आपके हार्ट का स्वेटर और मफलर का भी आप जांच करके डॉक्टर के पास जाके पॉलिश करा लो आपका प्रिस्क्रिप्शन,
ताकि ये 3-4 महीने जो आपको सर्दी के सामने फाइट करना है वो आसानी से, आपको कोई तकलीफ के बिना और बीमारी न बढ़ने से, क्योंकि आपको कोमॉर्बिडिटी है, एक बहुत ध्यान रखने की बात है। बिल्कुल। डॉक्टर सिन्हा, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है मौसम को लेकर? इसको थोड़ा सा हमने मौसम वैज्ञानिकों के साथ भी बातचीत करी और मौसम विज्ञान के लिहाज से वो कह रहे हैं कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बढ़ गई हैं, यानी कि जो ट्रांजिशन होता था समर से विंटर्स का, उसमें एक स्मूथनेस होती थी, वो ट्रांजिशन बड़ा स्मूथ होता था। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं सुबह 17, 18, 20 डिग्री टेम्परेचर है, शाम को अचानक पारा गिर जा रहा है। तो ये जो ट्रांजिशन है अब ये स्मूथ नहीं रहा, एक्सट्रीम ठंड पड़ जा रही है अचानक से। तो क्या आप मानते हैं कि जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं उनमें भी अब थोड़े से खतरे इस तरह के बढ़ रहे हैं? सर बिल्कुल बढ़ रहे हैं, और पहले कोल्ड वेव का ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर का जो स्विंग है वो भी बहुत बढ़ रहा है। मतलब धूप निकल रही है तो टेम्परेचर 32 हो जा रहा है, और अचानक से सुबह के समय में या शाम के समय में गलन की वजह से टेम्परेचर 2-2, 3-3 डिग्री तक भी पहुंच जा रहा है। ये जो 32 से 2 डिग्री का डिफरेंस है, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और ऐसे में जो हार्ट के मरीज हैं उनको खासकर बहुत सख्त हिदायत दी जानी चाहिए कि सर्दी से बच के रहें, दवाएं नियंत्रित करा लें, वजन कंट्रोल में रखें और खास खाने पीने का भरपूर ध्यान रखें, क्योंकि किसी भी तरीके से हमें अपने शरीर को अंदरूनी तौर पे गर्म रखना है। जो व्यायाम कर रहे थे वो कंटिन्यू रखें, भले आउटडोर ना करें, घर में निश्चित रूप से करें, और कम से कम 40 मिनट 30-40 मिनट व्यायाम घर में, योगा व्यायाम, कई तरह की चीजें जो एरोबिक तरीके से हम लोग कर सकते हैं वो करते रहें। व्यायाम बिल्कुल बंद तो कभी नहीं करना है। और आजकल जो सर्दियों का मौसम है तो खाने कई सारी चीजें उपलब्ध है, पार्टियों का दौर है, शादियों का सीजन है, तो जो हाई एनर्जी इंटेक वाली फूड चीजें हैं, गजक है, गुड़ है, जो चर्बी वाली चीजें, गजक है, बसा वाली चीजें, उनसे बिल्कुल बच के रहना है। आइसक्रीम है, और जहां तक बेहतर हो गुनगुना पानी पिएं, और वो तो गर्म पानी पिएं। हर हाल में हमें सर्दी से बचाव रखना है। बिल्कुल, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। डॉक्टर ठक्कर, अब आते हैं हम रिस्क पर, जो लोग हैं उनकी हम बात करते हैं। देखिए 2-3 तरह के लोगों से हमारी जो बात हुई, समझ में हमें जो आया कि एक तो सिर्फ किसी का सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई है, किसी को डायबिटीज़ ही डायबिटीज़ है, बाकी सब चीज़ें कंट्रोल में है या ठीक है या नहीं है। कुछ लोग होते हैं बीपी भी बढ़ा हुआ है, शुगर का भी प्रॉब्लम है। कुछ लोग होते हैं सर जिनको ऑलरेडी एक बार हार्ट अटैक आ चुका है, मेजर माइनर जो भी आप समझें। इस तरह के लोगों को आप कैटेगरी वाइज सबसे ज्यादा रिस्क में और सबसे ज्यादा सेफ जोन में किन को रखेंगे सर? नहीं, ये जो सारे आपने उदाहरण दिए वो हाई रिस्क कैटेगरी है। ओके। ब्लड प्रेशर, एज ओवर द एज ऑफ 55, उम्र जिसकी 55 से ज़्यादा है, शुगर या प्री डायबिटिक, स्मोकर, ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूमर, जिनको प्रीवियस हिस्ट्री है हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर की या किडनी या अस्थमा की बीमारी की, या इवन अगर बहुत मोटे हो, ओबेसिटी, ये सब हाई रिस्क कैटेगरी है। ओबीज आदमी वैसे भी चलता नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करता है, ठंड के मौसम में घर में बैठ जाता है। तो ऐसे सब लोगों को खास करके ध्यान के उनके ब्लड थिनर का इंटेक, उनके शुगर का इंटेक, उनकी ब्लड प्रेशर की दवाइयों का सुपरविजन, ये सब करना ज़रूरी है। और मेडिसिन से अलावा लाइफस्टाइल चेंज, यानी क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस तरह से कितना अमाउंट रेगुलरली आपको इंटेक में करना है, आपका फ्लूइड कंटेंट कैसे करना है, और आपको सर्दी से कैसे बचना है, ये सब हाई रिस्क कैटेगरी है। और ये कैटेगरी को हमें बचाना बहुत ज़रूरी है। आप समझिए कि नवंबर 1 से लेकर 28 फरवरी तक इन लोगों को खास करके रेगुलर चेकअप, रेगुलर मेडिकेशन और ये सब ध्यान रखना चाहिए लाइफस्टाइल ऑल्टरेशन के साथ साथ। तो ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है, हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस भी हम देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। क्या इनका कोई कोरिलेशन है? आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। पहले राउंड की जो हमारी चर्चा हुई है उसमें स्पष्टतः हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने कहा है कि बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन और एविडेंट है कि सर्दियां बढ़ने के साथ हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक, इस तरह की हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियों के खतरे बढ़ जाते हैं और इसके साथ साथ बढ़ जाती हैं ब्रेन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी। कैसे बचना है इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। डॉक्टर सिन्हा, आपके पास आना चाहूँगा। मिथ को लेकर जो बात चल रही है उसमें से सबसे ज़्यादा मिथ जो हमने सुना और जो एक तरह से
ज्ञान के रूप में हर कोई दे के चला जाता है कि जब भी किसी को कोई दर्द हो, हार्ट में पेन हो, कुछ हो, आपको लगे कि हार्ट अटैक आ रहा है, आप डिस्प्रिन रखिए जेब में और डिस्प्रिन खा लीजिए, ये ब्लड थिनर का काम करेगा, हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाएगा। ये कितना सही है सर? बिल्कुल सही है। यदि मरीज को चेस्ट पेन होता है और ऐसा चेस्ट पेन जो कि बाजुओं में जा रहा है, पूरे सीने में हो रहा है, बहुत तेज दर्द है, छाती पर अत्यधिक दबाव आ रहा है, जबड़े में जा रहा है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, उल्टी के दौरे आ रहे हैं, तो ऐसे में होता है कि हम पहले थक्के को रोक लें। उससे सबसे बेहतर है कि 325 मिलीग्राम का डिस्प्रिन चबा लें, तो उससे काफ़ी हद तक जो प्राइमरी प्रिवेंशन है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाता है और उसके बाद मरीज के पास काफ़ी समय है कि अस्पताल जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है कि मरीज के पास एस्पिरिन हो तो एक वो जीवन रक्षक के तौर पे काम करेगा। चलिए एक ये ट्रू साबित हुआ, तो इस पर लेकर अब क्लैरिटी मिल गई। डॉक्टर ठक्कर, एक और चीज़ है कि हार्ट का पेन और मस्कुलर पेन, ये दोनों इसमें कई लोग जो हैं अलग अलग भ्रांतियों में फंसे हुए हैं। कुछ कहते हैं कि हार्ट का पेन सडन होता है और वो कम समय के लिए होता है और उसका मतलब हार्ट अटैक है, जबकि 1 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन से अगर आपका पेन सेम जगह पर हो रहा है लेफ्ट साइड में, तो वो मस्कुलर पेन ज्यादा है। मोटा मोटी जो आपने कहा वो सच है, मगर 15 दिन तक आपको राह नहीं देखनी है। बिल्कुल। अगर आपको चेस्ट पेन हो और आप एक कोमॉर्बिड पेशेंट हो, खास करके डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को कई बार तो चेस्ट पेन होता ही नहीं है, कई बार उनको एटिपिकल चेस्ट पेन होता है, जबड़े में पेन होता है, शोल्डर में होता है, चेस्ट में नहीं होता है। आपको उम्र के हिसाब से, कोमॉर्बिडिटी के हिसाब से चेस्ट पेन का दौरा हो तो आपको जाके चेक करके रूल आउट कर देना चाहिए कि ये हार्ट नहीं है। एक दफ़े हार्ट का आपने रूल आउट कर दिया तो मसल भले अपना काम 2, 3, 4 दिन करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हार्ट रुकेगा नहीं, मसल रुक सकता है। बिल्कुल। एक और मिथ जो डॉक्टर सिन्हा है वो ये है कि हाई कोलेस्ट्रॉल अगर आपको है और अगर आप कोलेस्ट्रॉल लोअर करने के ड्रग्स ले रहे हैं तो फिर आपका जीवन आसान है, कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए, ड्रग तो ले ही रहे हैं कोलेस्ट्रॉल वाली, कोई दिक्कत नहीं है। यह पूरी तरह सत्य नहीं है, क्योंकि हम जो दवाइयां ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल में कई सारी चीजें होती है। टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL है, LDL है, ट्राइग्लिसराइड है, और जो ज्यादातर स्टडीज हैं ये सब वेस्टर्न स्टडी जहां पे LDL को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में ट्राइग्लिसराइड LDL से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो दवाइयां हम ले रहे हैं वो वस्तुतः LDL को कम करेंगी, HDL को नहीं बढ़ा सकती हैं। दूसरा, हमारे लिए ट्राइग्लिसराइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू LDL, और ट्राइग्लिसराइड कम करने की कोई दवाइयां हम अमूमन लेते नहीं है। जो लिपिड लोअरिंग ड्रग्स की बात करते हैं वो अमूमन LDL कम कर रहे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें पूरी आज़ादी मिल गई है, खाते रहें। दवाइयां एक हद तक ही काम करेंगे। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो दवाओं से कहीं बढ़कर है, तो दवाइयां खाने का ये मतलब नहीं कि हमें पूरी आज़ादी है लेकिन कुछ भी खाते रहें। और खासकर में ये ध्यान देना है कि यदि उम्र 33 के ऊपर है, यदि स्मोकर हैं, एल्कोहल ले रहे होते हैं, घर में किसी को हार्ट की समस्या है, जैसे फादर को या मदर को, या उनका देहांत हार्ट की वजह से हुआ है, कम उम्र में हुआ है, तो हमें दवाओं के साथ हमेशा कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दवाई जो ले रहे हैं ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है, हम क्यों नहीं प्राइमरी प्रिवेंशन करें कि दवाई बीमारी को होने ही न दें। और यह भी देखा गया है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से हम दवाइयों को बंद भी कर सकते हैं, लेकिन ये सोचना कि हम दवाई लेने में खाने की पूरी आज़ादी मिल गई, पूरी तरह निरर्थक और मिथ्या है। बिल्कुल। अब डॉक्टर ठक्कर, एक और जो मिथ है, बड़े आम प्रचलन है, धारणा है, जो ब्लड प्रेशर हम काउंट करते हैं, सिस्टोलिक डायस्टिक नहीं, उसको ऊपर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर ज़्यादा कह के हिंदुस्तान में संबोधित किया जाता है, और उसमें कहा जाता है कि ऊपर वाला बढ़ जाए कोई बात नहीं, नीचे वाला ठीक रहना चाहिए, नीचे वाला अगर बढ़ रहा है तो अब दिक्कत है। तो ये ऊपर और नीचे की गाथा क्या है सर? देखिए, डॉक्टर गूगल और मिस्टर व्हाट्सएप लोगों को कहां से कहां पहुंचाता है। ये उम्र की बात है। यंग एज में डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ना देखने के लिए मॉनिटर करना चाहिए, लेटर एज में ऊपर का प्रेशर भी देखना चाहिए। तो ये आपके डॉक्टर नक्की करेंगे, डिसाइड करेंगे आपकी उम्र के हिसाब से आप कौन सी दवाइयाँ लेते हैं, आपको क्या कोमॉर्बिडिटी है। अगर ये सुनने से और कहने से और व्हाट्सएप पढ़ने से
हम ब्लड प्रेशर का इलाज करते हैं, तो फिर हम लोग तो घर पे बैठ के व्हाट्सएप और गूगल पे ही एडवाइस देते हैं। मेडिसिन पेशेंट के बेड साइड पे प्रैक्टिस होता है, पेशेंट के लैपटॉप पे नहीं और पेशेंट के मोबाइल फोन पे नहीं। ब्लड प्रेशर एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट से मेजर करके एक इम्पॉर्टेंट क्लू है जो डॉक्टर को बताएगा कि आपकी किडनी, हार्ट, ब्रेन सर्कुलेशन कहाँ तक है। तो आप इसका मायना मत करिए, आपके डॉक्टर डिसाइड करके बताएगा कि ऊपर का पहुंचाएगा आपको या नीचे का पहुंचाएगा। आप डॉक्टर के पास पहुंच जाइए, बस इतना करिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर ठक्कर की ये बात आप गांठ बांध कर रख लीजिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर सिन्हा, एक और जो मिथ है, धारणा है कि लंबे वक्त तक ब्लड प्रेशर की दवा या डायबिटीज की दवा लेना आपकी किडनी, लीवर या दूसरे ऑर्गन्स के लिए हानिकारक होता है, इसलिए अवॉइड करें जितना हो सकता है। ये पूरी तरह से गलत है। दवाइयां काफी सेफ हैं और जब तक जीवन है तब तक हमें बचाव करना, दवाइयां लेना है। ऐसी कोई भी स्टडी नहीं आई है कि जिसमें 10 वर्ष के बाद या 5 साल के बाद या 20 साल के बाद कोई साइड इफेक्ट होते हैं। हालांकि कई दवाओं के सारे साइड इफेक्ट होते हैं, कौन सी दवाई साइड इफेक्ट रहित है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ फायदा कितना पहुंचाती है। रहा तक लेने का सवाल, तो ऐसा कोई भी ड्यूरेशन नहीं है। आप डायबिटीज के लिए बचपन से डायबिटीज होता है, ताउम्र जीवन के अंतिम क्षण इंसुलिन लेते रहेंगे, दवाइयां लेते रहेंगे। ब्लड प्रेशर की उसी तरह है, एक दवाई आप लेते रहिए, कंट्रोल हो जाता है, अच्छी बात है, नहीं तो दूसरी दवाई ऐड कर सकते हैं, नहीं तो तीसरी अब दवा बदल सकते हैं। लेकिन जस्ट इसलिए कहना कि दवाओं के साइड इफेक्ट हैं, दवाइयां दुष्प्रभावी होंगी, एक सीमित समय के बाद बंद कर देंगे, ये बिल्कुल गलत है, ये तथ्यों के परे है। बिल्कुल। दवाओं का साइड इफेक्ट हो सकता है। यदि किसी मरीज में कोई साइड इफेक्ट आता है तो हम दवाई चेंज कर सकते हैं, दवाई के डोजेज में चेंज कर सकते हैं, लेकिन दवाई साइड इफेक्ट बेस्ड नहीं लेंगे, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। दवाइयां हमारे जीवन बढ़ा रही है, न कि हमारे जीवन को घटा रही है। ठीक। तो जो चीज हमारे जीवन के सही है वो सही है, वो लेना है। दवाओं को खाने की तरह समझ के लेना है। बिल्कुल। तो आपने कहा कि बिल्कुल लंबे समय तक दवाइयां लेना सेफ है पूरी तरह से, और आजकल जो दवाइयां आ रही हैं वो भी सेफ हैं। तो इस धारणा में नहीं रहना है कि लंबे वक्त तक दवाई नहीं लेनी है। जब भी आपको लगे कोई ट्रिगर है, कोई अलार्मिंग सिचुएशन है, अलार्मिंग ना भी हो, अगर सिर्फ संकेत भी मिल रहे हो, आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया हो, तो ऐसी गलती ना करें। डॉक्टर ठक्कर, एक और जो मिथ है या जो भी आप इसे कहें, महिलाओं में यदि ब्लड प्रेशर हाई है, डायबिटीज है, तो कोई बात नहीं, उन्हें एक प्राकृतिक रूप से इम्यूनिटी मिली हुई है, क्योंकि हार्ट अटैक तो पुरुषों की बीमारी है। देखिए, टिल द एज ऑफ 45 यानी मेनोपॉज के पहले जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो रिलेटिवली यानी ज़्यादातर तक, मगर गारंटी से नहीं, ज़्यादातर तक वुमन को प्रोटेक्ट करता है। 45 के बाद जब ईस्ट्रोजन का इफेक्ट निकल जाता है तो हमने तो स्टेटिस्टिकली भी देखा है कि लेडीज़ जेंटलमैन को ओवरटेक कर देते हैं और उनमें ब्लड प्रेशर की बीमारियां बढ़ जाती है। हम तो एज ए डॉक्टर कहते हैं कि ब्लड प्रेशर आपको कोई भी उम्र पे हो, और आजकल हिंदुस्तान में 20 और 25 के बाद कई लोगों को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ हमने देखा है। आदमी हो या औरत, बूढ़ा हो या जवान, ब्लड प्रेशर टारगेट पे लाना बहुत ज़रूरी है। आप एक मिथ में मत रहिए कि आप महिला है, आप 35 इयर्स की है, ब्लड प्रेशर आया तो आने दो। अभी ये ज़माना नहीं रहा, 2023 में है, हिंदुस्तान जागी है, और मोदी से आपके राज में हम सब इंटरनेट के द्वारा पढ़ सकते हैं कि ब्लड प्रेशर कोई भी उम्र पे तकलीफ देता है। बिल्कुल। तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाके जांच करवाइए। जी। एक आखिरी सवाल डॉक्टर सिन्हा, जो कि सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में रहती है ये बात कि मैं शराब भी पीता हूँ, मैं स्मोकिंग भी करता हूँ, लेकिन मैं तो रोज़ जिम जा रहा हूँ, मैं तो रोज़ लॉन्ग वॉक्स पे जा रहा हूँ, और मेरी जो दूसरी लाइफ है वो ठीक है, मैं अच्छा खा रहा हूँ, लेकिन हाँ अल्कोहल अगर स्मोक ले रहा हूँ और एक्सरसाइज से मैं उसको कंपनसेट भी तो कर दे रहा हूँ, तो मेरे को खतरा नहीं है। ये पूरी तरह गलत है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, काफी लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन मैं बता दूं कि जो इंटर हार्ट स्टडी हुआ था, इसमें यह देखा गया, उसमें कई सारे फैक्टर्स लिए गए थे। उसमें यह देखा गया कि एक्सरसाइज नहीं करना ज्यादा हानिकारक है
बनाए बनिस्बत करने के, लेकिन एक्सरसाइज करने से जो एडवांटेज मिलते हैं वो सारे एडवांटेज हमारे स्मोकिंग और अल्कोहल लेने की वजह से निगेट हो जाते हैं। ये दोनों मिलकर ये अकेले भी एक्सरसाइज के जितने फायदे हैं उस पर भारी पड़ते हैं। तो एक्सरसाइज करने का जो हमारा फायदा मिल रहा है ये स्मोकिंग की वजह से और अल्कोहल की वजह से सब खत्म हो जाता है। तो यदि कोई इंसान एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, लेकिन यदि वो इन व्यसन से, अल्कोहल से, स्मोकिंग से दूर है, तो उसको एक्सरसाइज करने का भी उतना ही फायदा मिल रहा है बनिस्बत ना करने की। लेकिन यदि करके हम फायदा लेना चाह रहे हैं तो जो फायदा मिलने वाला है वो सारे के सारे खत्म हो जा रहे हैं। बिल्कुल। हार्ट के मरीजों में तो एक्सरसाइज के बावजूद भी अल्कोहल की वजह से कई सी समस्याएं, हॉलीडे हार्ट हो जाता है, धड़कन बीमारी हो सकती है, धड़कन अनियंत्रित हो सकता है, मसल बीमारी हो सकती है, जो कि एक्सरसाइज से कभी कंट्रोल नहीं हो सकता है। बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अल्कोहल लेने से हमारा एचडीएल बढ़ जाएगा, लेकिन एचडीएल बढ़ने के अनुपात में हमारा और भी कई सारी चीजें ऐसे हो रही हैं, खून गाढ़ा हो रहा है, हार्ट अटैक हो सकता है, जो प्लाक बना है वो रप्चर हो सकता है। तो जितना फायदा नहीं होगा ये दोनों मिलकर उतना नुकसान कर देंगे। इससे बेहतर है कि हम एक्सरसाइज करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये दो तो ना ही करें। बिल्कुल। तो मुझे लगता है आज सर्दियों से जुड़ी हुई जो हार्ट की समस्याएं हैं उन पर, बाकी लाइफस्टाइल में जो जुड़े हुए जो मिथ्स हैं इसके, उनमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमारे दर्शकों को हमारे दोनों विशेषज्ञों के जरिए पहुंच चुका होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर हेमंत पी ठक्कर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। डॉक्टर सिन्हा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।